अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक और आपके साथ मैं हूं मदिहा मसूद। नाजरीन, पाकिस्तान की सियासत में कल के हरीफ का हलीफ बनना और हलीफ का हरीफ बनना कोई अचंभे की बात नहीं है। हुकूमत के खिलाफ ऑपोजिशन के इत्तेहाद और एहतजाजी तहरीकें भी चली, कुछ कामयाब हुई और कुछ नाकाम हुई। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी नवाज शरीफ की क़यादत के लिए जाना चाहते हैं। क्या नए सियासी इत्तेहाद का ये पेशखैमा साबित हो सकता है? नवाज शरीफ इलाज ना करवाने पर बाजिद हैं, जबकि वज़ीर आज़म ने हुकूमत पंजाब को वाज़ेह हिदायत दी हैं कि इलाज में कोई भी कसर ना छोड़ी जाए। नवाज शरीफ के इलाज, इनकार और नए बनते सियासी इत्तेहाद पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे, जबकि प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि भारत और पाकिस्तान की हालिया कशीदगी के बाद पाकिस्तान और भारत के हाई कमिश्नर्स वापस अपनी पोजीशंस पर आ गए हैं और वज़ीर ख़ारिजा ने यह भी वाज़ेह किया है मुल्तान में खिताब करते हुए कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सिफारती सतह पर पाकिस्तान को कमजोर करना चाहते थे, लेकिन आने वाले दिनों में पाकिस्तान के सामने मजीद भी इम्तिहान आते रहेंगे, लेकिन पाकिस्तान पुरएतमाद तरीके से आगे बढ़ता रहेगा। मतलब क्या है कि भारतीय इंतखाबात तक क्या पाकिस्तान को मजीद भी कोई मसाइल देखने को मिल सकते हैं? इस पर भी प्रोग्राम में हम डिटेल से बात कर लेंगे। तो आइए बढ़ते हैं अपने मेहमानों की जानिब। सबसे पहले लाहौर स्टूडियो साथ मौजूद हैं इरशाद अहमद आरिफ साहब, फिर चलेंगे हम इस्लामाबाद स्टूडियो, वहां से हमें ज्वाइन कर रहे हैं इजहारुल हक साहब, उनके साथ हैं तारिक पीरजादा साहब, देन वी हैव डॉक्टर हसन अस्करी साहब विद अस। तो आइए फिर गुफ्तगू का आगाज कर सकते हैं। इरशाद साहब, बिलावल का नवाज शरीफ से जेल में जाकर अयादत करना, आपका इस पर क्या कॉमेंट है? ये इंसानियत के नाते है या बैकडोर पर कुछ चल भी रहा है? देखिए, वैसे तो अच्छी बात है कि एक मुखालिफ पार्टी का लीडर इयादत के लिए जा रहा है, अगरचे जब आसिफ जरदारी साहब अब्बास शरीफ साहब की ताज़ियत के लिए मियां नवाज शरीफ साहब के पास जाना चाहते थे तो नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि मैं आपका खैर मकदम नहीं करूँगा। अगरचे जरदारी साहब भी बहुत देर में बहुत लेट जा रहे थे, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने उन्हें रोक दिया था और उसकी कुछ वजूहात थी। तो अगर वो जा रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन अगर इस बीमारी को इस्तेमाल किया जा रहा है सियासत के लिए और इस बीमारी की बिना पर दोनों जमातों को एक दूसरे के साथ आने का, एक दूसरे के करीब आने का मौका मिल रहा है, तो ये भी कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है। सियासत में तलखी जितनी कम हो, महाज़ाराई जितनी कम हो, वो बहुत मुफीद है मुल्क के लिए, कौम के लिए। लेकिन अगर ये सिर्फ मफाद परस्ती पर मबनी हो, इब्नुल वक्ती का मुजाहरा हो और मखसूस ज़ाती, ख़ानदानी और सियासी मफाद की खातिर जो बुनियादी नोयत के इख्तलाफात हैं उनको नज़रअंदाज करके सिर्फ वक्ती फ़ायदे के लिए किया जाए, तो मैं समझता हूँ ये कोई अच्छी बात नहीं है। इसी वजह से पाकिस्तान की जो सियासत है वो बदनाम हुई है और सियासतदान जो हैं उनके बारे में तस्वुर किया जाता है कि इनका कोई उसूल नहीं है, कोई इनकी अखलाकियात नहीं है। तो दोनों हवालों से देखा जाए, लेकिन अब ये नताइज पर मुनहसर है कि बिलावल साहब नवाज शरीफ साहब को मिलते हैं तो उससे क्या फ़ायदा नवाज शरीफ साहब को पहुंचता है, क्या फ़ायदा बिलावल भुट्टो को पहुंचता है, क्या मुल्क को पहुंचता है। लेकिन अगर एक बात बहरहाल ज़रूरी है कि बिलावल साहब नवाज शरीफ साहब को ये मशवरा ज़रूर दें कि जनाब आप ज़िद ना करें, अगर आप वाकई बीमार हैं तो आपको अस्पताल चले जाने चाहिए। ये पाकिस्तानी अस्पताल हैं, यहाँ 20 करोड़ अवाम इन्हीं अस्पतालों का रुख करते हैं, आप भी यहाँ चले जाएं। तो मेरा ख्याल है ये अच्छा मशवरा होगा और उन्हें कबूल करना चाहिए। डॉक्टर हसन अस्करी साहब, आप क्या फरमाएंगे? वक्ती फायदा ले रहे हैं बिलावल भुट्टो या वाकई अयादत के लिए जाना चाहते हैं और बैकडोर पर कुछ चल रहा है या नहीं? आपका इस पर क्या कॉमेंट होगा? देखिए, पाकिस्तान की सियासत में दोस्तियां और दुश्मनियां जो होती हैं वो परमानेंट नहीं होती, वो सियासी मसलहतों की बुनियाद पर होती हैं। और इस वक्त जो हम कुर्बत देख रहे हैं PMLN और PPP में, उसमें भी हमें वही एक कॉमन वक्ती ज़रूरियात, सियासी मसलहतें ही नज़र आ रही हैं। इस वक्त ज़ाहिर है दोनों पार्टियों पे नैब की अकाउंटेबिलिटी का प्रेशर है, तो एक कॉमन डिनोमिनेटर तो हो गया ना कि जो अकाउंटेबिलिटी हो रही है, एक को तो सज़ा हो चुकी है, दूसरे पे प्रेशर है। तो उसकी वजह से मेरा ख़्याल है एक हमदर्दाना रवैया इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है कि सारे इस प्रोसेस को क्वेश्चन किया जाए कि ये अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। और जो विक्टिम्स हैं इस रवैये के तहत वो मिल के अपने हकूक़ की जो है वो प्रोटेक्शन करना चाहते हैं। तो नौयत इस जो मुलाकात की वो सियासी है और कोई ऐसी हैरानी की बात नहीं है। पाकिस्तान में पहले भी हुआ है, अब भी हो रहा है। तो देखते हैं कि इसके बाद वो क्या तरीक़ाकार एडॉप्ट करते हैं, क्योंकि नवाज शरीफ साहब अपने इलाज के लिए मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं,
जरदारी साहब और उनकी बहन पे इस वक्त प्रेशर है, फिर स्पीकर सिंध असेंबली पे भी कार्रवाई हुई है, तो उसकी वजह से नाराज़गी पीपल पार्टी की इस वक्त बहुत ज़्यादा है, नैब से भी और हुकूमत से भी। बिल्कुल ठीक है, ये होने वाली मुलाकात सियासी ही है। इजहार साहब, आपका क्या कमेंट है, जबकि खुर्शीद शाह भी ये कह चुके हैं कि नवाज शरीफ को अगर कुछ हुआ तो ये कातिल तस्वर होगा और जिम्मेदारी जो है वो हुकूमत पर आएगी, तो क्या ऑपोजिशन मिलकर प्रेशर बिल्ड करेगी? जी, खुर्शीद शाह साहब तो शायद इसलिए कह रहे हैं कि उन्हें अपने फ्रेंडली अपोजिशन के दिन याद आ रहे हैं, तो वो किसी न किसी तौर पर लाइमलाइट पे रहना चाहते हैं। दो बातें हैं उसूली। पहली बात तो ये है कि अगर कोई बीमार हो, खाए वो मुखालिफ हो या दुश्मन हो, तो ये हमारे कल्चर का, हमारी सकाफ़त का, हमारी रिवायात का हिस्सा है कि हम उसके इयादत को जाते हैं, उसके बुरे वक्त में उसका साथ देते हैं। और सियासत में तो ये अक्सर होता है, सियासतदान जो हैं वो चिप्स ऑफ द सेम ब्लॉक, इनकी आपस में रिश्तेदारियाँ भी हैं। और ये जिस तरह आपने कहा कि कोई अचंभे की बात नहीं है कि उनकी इयादत को वो गए हैं। अच्छा, अब जो दूसरा मसला है कि इसमें से क्या निकलेगा, क्या ये किसी सियासी इत्तेहाद का पेश खैमा है या ये दोनों मिलकर मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई कुछ पुख्त-पुज़ कर रहे हैं, कुछ पका रहे हैं। तो इससे क़त्ए नज़र एक और बात की तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि ये ज़माना है सोशल मीडिया का। अब वो दिन गए जब लोगों की याददाश्त नहीं थी। मैं देख रहा हूँ परसों से, जब से खबर आई है कि बिलावल मिलेंगे, तो सोशल मीडिया पर एक यलगार है। बिलावल साहब के पुराने तकरीरों के वीडियो क्लिप्स चल रहे हैं और उसमें वो बार बार ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ का जो असली बाप है वो बकौल उनके ज़ियाउल हक है, तो नवाज शरीफ जो हैं वो ज़ियाउल हक की औलाद हैं। तो ये सोशल मीडिया पर चल रहा है। अब ये सियासतदान जो हैं ये अपने अपने ज़ाती मफादात के लिए, अब जाहिर है नवाज शरीफ साहब का भी जो इलाज का या जो जेल का मसला है उनका ज़ाती मफाद है, इसमें कौम का तो कोई बिल्कुल अनफॉर्चुनेट है, ज़ाती मफाद को अगर वो आगे रख रहे हैं। मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि अब कौम जो है सोशल मीडिया के इस ज़माने में कौम को डॉज नहीं किया जा सकता, कौम को ये फ्रेब नहीं दी जा सकते। ये माजी में क्या कहते रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ, किस तरह की जुबान इस्तेमाल करते रहे हैं, लोगों को सब याद है और अब वो सारी सामने आ रही हैं। बिल्कुल, ज़ाती मफाद है और सियासी मफाद है, इसीलिए ऑपोजिशन जो है उसका गठजोड़ देखने को मिल रहा है। तारिक पीरज़ादा साहब, आपका क्या कमेंट है इस पर? अगर बुरा वक्त ही है तो मेरे ख्याल से हुकूमत को भी काफ़ी मुश्किलात हैं और पाकिस्तान को भी मुश्किलात हैं, तो ऑपोजिशन को क्या हुकूमत का साथ नहीं देना चाहिए बल्कि यकजा हो रहे हैं? पहले तो मैं, अगर आप बुरा ना मनाएं तो जिस तरतीब से आपने प्रोग्राम शुरू किया है उससे तो ये लगता है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की कशमकश एक ज़िमनी मसला है और उसके मुकाबले में नवाज शरीफ मुजरिम और दूसरे मुलजिम के बेटे जो हैं, जो आए हुए हैं उनसे मिलने के लिए, उनकी इस मिलाप या मुलाकात को पाकिस्तान के मफादात पे कोई तरजीह हासिल है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपकी नीयत ये थी, लेकिन तासुर अवाम में यही जा रहा है। बाकी मैं दो बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ, चूँकि ये मसला अब है ज़ेर बहस। देखें, ऐसा है कि ज़िंदगी अगर आपको अज़ीज़ है तो आपको अपना इलाज कराना चाहिए, और अगर ज़िंदगी अज़ीज़ नहीं है तो फिर दो मिसालें बिल्कुल ताज़ा, चूँकि खारजा अमूर से मेरा ताल्लुक़ है तो मैं मिसाल दे देता हूँ। एक सेनेटर मैकेन की मिसाल है कि बिलाखिर उन्होंने अपनी बीमारी से तंग आकर कहा कि अब मैं दवा का इस्तेमाल छोड़ता हूँ और अपना मामला ऊपर वाले के सुपुर्द करता हूँ। और दूसरा वाक़या उसके फ़ौरन बाद, चंद महीने के बाद, बुश सीनियर का हुआ, जो कि बुश जूनियर के वालिद थे, उन्होंने भी दवा का इस्तेमाल छोड़ दिया है। तो अगर नवाज शरीफ साहब अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए दवा का इस्तेमाल छोड़ना चाहते हैं तो मुझे नहीं मालूम कि हुकूमत वक्त, सूबाई हुकूमतों, टेलीविज़न स्टेशनों को इसमें तशवीश की क्या बात है। आपकी ज़िंदगी है, आप अल्लाह के दिए हुए तोहफे को ज़ाया करना चाहते हैं, ज़रूर इख्तियार इस्तेमाल करें। और मकेन और बुश के रास्ते पर चलते हुए उन्होंने तो एक उम्रें गुजार कर ये इख्तियार इस्तेमाल किया था, आप इस वक्त भी कर सकते हैं।
बिल्कुल ठीक है। तारिक पीरज़ादा साहब, दोनों हाई कमिश्नर जो हैं वो पाकिस्तान और इंडिया के वापस चले गए हैं, अपने मुल्कों में काम करें। बिल्कुल पाकिस्तान हमारा मुल्क है और इसे भी ठीक करना है, इसीलिए मैंने टॉप प्रायोरिटी पर दूसरे इसको रखा। एनीवेज, इरशाद साहब आप बताइए, फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ के इलाज के पीछे जो है वो सियासत हो रही है। सियासत नहीं करनी चाहिए, बल्कि वाकई जैसे बाकी गेस्ट भी कह रहे हैं कि नवाज शरीफ अगर सीरियस बीमार हैं तो उनको तो वाकई इलाज करवाना चाहिए। आखिर क्या वजह, क्यों इनकारियां, आपको आप तक क्या खबर है? देखिए, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। कोई भी शख्स बीमार है उससे हमदर्दी की जा सकती है, लेकिन एक दो चीज़ें ऐसी हैं जैसे लगता है कि शायद फवाद चौधरी दुरुस्त हूँ। अस्मा नवाज़ साहबा मियाँ नवाज शरीफ साहब की साहबजादी हैं और इसहाक डार साहब की बहू हैं। वो बैरून मुल्क हैं और अभी तक कोई इतला ऐसी नहीं आई कि वो मुल्क में आई हूँ। उनके ख़िलाफ़ ना कोई केस है, ना हुसैन नवाज और हसन नवाज़ की तरह मफरूर हैं, ना उन पर कोई पाबंदी है कि वो अपने मुल्क में नहीं आ सकती हैं, अपने वालिद की खिदमत नहीं कर सकती। अगर वाक़ईतन नवाज शरीफ साहब की हालत वही है जो मरियम नवाज़ साहबा और शहबाज शरीफ साहब और उनके बाकी खैर खा और हमनवा दे रहे हैं, अगर वो सूरत है तो कम से कम उनकी साहबजादी को तो आना चाहिए। उसूलन तो वैसे हुसैन नवाज हसन नवाज को आना चाहिए। पहले देखिए, मियाँ नवाज शरीफ साहब और मरियम साहिबा जो हैं वो कुलसुम नवाज साहिबा की अयादत सही तरीके से नहीं कर सकी, तीमारदारी नहीं कर सकी। अब उनके साहबजादगार जो है अपने बाप की तीमारदारी नहीं कर रहे। चलो वो हम कह देते हैं कि कोई मजबूरी है, चूँकि वो मफरूर हैं, गिरफ़्तार हो जाएंगे, नहीं होना चाहते, ये अलग मसला है, लेकिन वो नहीं आ रही। दूसरे अज़ीज़ रिश्तेदार जो उनके बाहर हैं वो भी नहीं आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि बीमारी से ज़्यादा डिप्रेशन है, बीमारी से ज़्यादा वो एक नफसियाती दबाव का शिकार है। सही बात है कि जो बंदा तीन दफ़ा जिस तरह भी बना वज़ीर आज़म बन गया हो और अब जेल में बैठा हुआ है और उसके सामने उस कोट लखपत जेल के सामने वो इत्तेफाक फाउंड्री का मलबा नज़र आ रहा हो, खंडरात नज़र आ रहे हों जहाँ वो हुकूमत किया करते थे, तो वो एक नफसियाती दबाव लाजमन है। लेकिन जितनी ज़्यादा सियासत कर रहे हैं हमारे मुस्लिम लीग के दोस्त और उनके जो हमनवा हमारे दानिश्वर सहाफ़ी हैं, मेरा ख़्याल है इसकी बजाय इतना ज़ोर जितना वो हुकूमत पर लगा रहे हैं, मीडिया कैंपेन पर लगा रहे हैं, वो नवाज शरीफ साहब को कायल करने की कोशिश करें कि जनाब वाला आप का वजूद हमारे लिए बहुत कीमती है, वाक़ईतन कीमती है, वैल्यूएबल है, तो आप मेहरबानी करके अपना इलाज करें। अल्लाह ताला आपको उम्र खिज़र अता फरमाए, आप ज़्यादा तादेर सलामत रहें। ये ज़ैद और हठधर्मी का मामला नहीं है, ये सेहत का मामला है। अल्लाह ताला की तरफ से एक अता है आपको। जी जी इजहार साहब, जी इसका एक और एस्पेक्ट है, वो ये कि मियाँ नवाज शरीफ साहब के कीसे में, उनके दामन में अब है क्या। ये देखें, जो इंटरनेशनल कोर्ट में कुलभूषण का केस था, उसमें जब भारत ने मियाँ साहब का एक साबका बयान अपने फेवर में दलील के तौर पर पेश किया, तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक था। हुकूमत उनसे वैसे छिन गई, मुकदमात उन पर वैसे चल रहे हैं, बदकिस्मती से साहबजादे उनके जो हैं वो बाहर हैं, उन्होंने खुद साख्ता जलावतनी इख्तियार की हुई है। अच्छा, इधर से ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है और इसको पीटीआई वाले जो हैं, अगर कोई और पार्टी होती तो इसको कैश कराती, लेकिन उन्होंने इसको हाईलाइट नहीं किया मियाँ साहब का बयान जिस तरह भारत ने इस्तेमाल किया है। अब उनके पास क्या है? उनके पास अब सिवाय इसके कि वो अपनी इम्पोर्टेंस अपनी बीमारी के ज़रिए पेश करें कौम को, और जिस तरह एक बच्चा होता है जो अटेंशन सीकर होता है, वो रोता है कि मुझे अटेंशन दी जाए उस माँ के सामने या अन्ना के सामने, तो इसलिए अब उनके पास इसके सिवा है कुछ नहीं। अभी उन्होंने जो फरमाया है कि आई वुड प्रेफर एन ऑनरेबल डेथ, ये तो लोग मैदान जंग में कहते हैं, ये तो लोग दुश्मन के मुकाबले में अगर मुल्क का सवाल हो, मजहब का सवाल हो, अपने कबीले का सवाल हो, गैरत का सवाल हो, तब कहते हैं। ये बीमार हैं अगर, और सारे मुल्क की जो इलाज की सहूलतें हैं वो हुकूमत वक्त ने इनकी डिस्पोजल पर दी हैं, फिर ये कहना कि मुझे ऑनरेबल डेथ चाहिए, ये तो एक लतीफ़ा है, लतीफ़े के अलावा कुछ नहीं है। और अगर ये सारा तवज्जो का शाखसाना है तो फिर हुकूमत को चाहिए कि हुकूमत उन पर तवज्जो दे ताकि उनकी बीमारी ठीक हो सके। जी डॉक्टर साहब, यही बात, क्या वाकई ये पंजाब हुकूमत तो कह रही है कि नवाज शरीफ की तबीयत बिल्कुल ठीक है और जो टेस्ट रिपोर्ट्स आ रही हैं वो भी बिल्कुल सही आ रही हैं, तो फिर आपको क्या लग रहा है, पंजाब हुकूमत ड्रामा कर रही है, अवाम से छुपा रही है? देखिए, बात यह है कि ये छुपा रही हो या ना छुपा रही हो, ये तो एक साइड पे हम रख भी दें,
लेकिन यह है कि हुकूमत की तरफ से ये ऑफ़र तो मौजूद है, चाहे वो फेडरल हुकूमत है चाहे वो पंजाब की हुकूमत, कि वो जहाँ चाहें इलाज पाकिस्तान के अंदर करवा सकते हैं। यानी लाहौर के अंदर भी हार्ट के हॉस्पिटल्स मौजूद हैं और उसके अलावा इस्लामाबाद पिंडी के अंदर भी बड़ा अहम किस्म का हार्ट का हॉस्पिटल मौजूद है जिसकी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। उसके अलावा इनको ये भी परमिशन दी गई है, कम से कम मीडिया से हमें पता लगता है इन बातों का, कि अगर चाहें तो ये लंदन से भी अपने डॉक्टर को बुला सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने तो ये उनको ऑफ़र की हैं, लेकिन देखिए ना कि जो आम आदमी अगर जेल में हो क्या उसको इतनी सहूलतें मिल सकती हैं? ये ठीक है, वो एक अहम लीडर हैं, साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके अपने कुछ हकूक़ हो सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि एक ऑफ़र उनके पास मौजूद है, वो अपना इलाज करवा लें, डॉक्टर्स को बाहर से बुला लें तो इलाज हो सकता है। लेकिन अगर इस पे कन्फ्रंटेशन करनी है या कोई सियासत खेलनी है तो तब ये बयानबाजी जो इस वक्त बहुत से लोग कर रहे हैं उससे वक्ती तौर पे तो एक मौका मिल जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में मेरा ख्याल ये है कि ये ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो कि PMLN या किसी भी पार्टी को सस्टेन कर सकती हैं क्राइसिस सिचुएशन। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है और ब्रेक के बाद एक बड़ी इंटरेस्टिंग ये अपडेट है कि जामिया नईमा में हमजा शहबाज ने खिताब किया, हुकूमत को हर एंगल से क्रिटिसाइज किया, लेकिन नवाज शरीफ की तबीयत के बारे में बात करना भूल गए। इसकी क्या वजूहात हो सकते हैं, इसी से गुफ्तगू का आगाज करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। ब्रेक से पहले मैंने एक सवाल उठाया था और थोड़ा सा मासूमाना भी था कि डिप्रेशन अगर हो तो इसका इलाज का सिर्फ लंदन में ही है। तो इजहार साहब की तरफ चलते हैं। इजहार साहब, बहुत सारे कैदी भी डिप्रेस होंगे, तो फिर अगर नवाज शरीफ को डिप्रेशन के इलाज के लिए लंदन भिजवा दिया जाता है तो फिर बाकियों की भी तो आवाज़ बुलंद होगी ना। कैदियों से अगर आप बाहर निकल आएँ तो ये जो पाकिस्तान के शहरी हैं ये तो सारे डिप्रेशन के मरीज़ हैं जो इनके साथ सियासतदान सलूक कर रहे हैं, और जो इलाज की सहूलियात इनको मैसर हैं। उस दिन भी मैंने अर्ज़ किया था कि यहाँ तो हामला औरतें गाड़ियों में, रस्तों में, रिक्शों में, सुजुकियों में मर जाती हैं। मैं बात करना चाह रहा था, तारिक पीरजादा साहब ने कहा मोदी का कि वो उन्होंने श्रीलंका से, तो तारिक पीरजादा साहब बादशाह हैं, ये दिल के मामलात हैं। मोहब्बत और इश्क में कोई ऊपर से मजबूर नहीं कर सकता। मियाँ साहब का अगर दिल खिंचता है मोदी की तरफ, ये मोहब्बत जो है कुदरत ने डाली है इनके दिल में मोदी के लिए, तो इस पर किसी का जोर नहीं। वो कहते हैं ना, इश्क पर जोर नहीं है, ये वो आतिश गालिब के बुझाए न बुझे और लगाए न लगे। और जहाँ तक इलाज का ताल्लुक है तो शेख इब्राहिम ज़ौक़ थे, बहादुर शाह ज़फ़र के उस्ताद, मशहूर शायर, गालिब के हम असर और उनके हरीफ। तो बादशाह बीमार हुआ तो उन्होंने कसीदा लिखा और एक शेर था कि नुस्खा पर लिखने नहीं पाता हुवत शाफी तबीब, नुस्खा पर लिखने नहीं पाता हुवत शाफी तबीब, कहता है बीमार बस कर मुझको बिल्कुल है शिफा। तो मियाँ साहब को अगर बीमारी है तो उसको बताएं ताकि उसका इलाज किया जाए। लेकिन मियाँ साहब तो शायद बोले ना, असल में मैं अर्ज करूं, मियाँ साहब का जो रिकॉर्ड है ना, देखें अगर अदालत इजाज़त दे, वो एक इस वक्त कैदी हैं ना, अदालत ही कोई फ़ैसला कर सकती है, बैरून मुल्क भेजने का हुकूमत नहीं कर सकती। तजवीज़ तो ये भी आ रही है कि इमरान खान साहब जो हैं छोड़ें पाकिस्तान को, पाकिस्तान के अवाम को, बाकी सब चीज़ों को, कानून को, ज़ाब्ते को, बल्कि वो रिक्वेस्ट करें सदर आरिफ अलवी से, वो उनकी जो सज़ा है वो माफ़ कर दें और उनको लंदन जाने दें। असल में नवाज शरीफ साहब का और शरीफ ख़ानदान का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, ये मुआहदा करके सऊदी अरब गए और पूरे 7 साल तक ये झूठ बोलते रहे कि हमने कोई मुआहदा नहीं किया, फिर 5 साल का मान गए, फिर 10 साल का मान गए। फिर मियाँ साहब ने कहा कि उनके साहबजादे हसन नवाज़ की इतना ज़्यादा तबीयत ख़राब है कि मेरा वहाँ जाना ज़रूरी है, और वो भी कुछ मामला इसी तरह का था कि जी खुदा न खास्ता कुछ हो ना जाए। जब मियाँ नवाज शरीफ साहब को परवेज़ मुशर्रफ ने इजाज़त दे दी शाह अब्दुल्ला के कहने पर, ये लंदन चले गए। आज तक पता नहीं चला कि हसन नवाज़ साहब को बीमारी क्या थी, और नवाज शरीफ साहब ने वहाँ जाके सियासत शुरू कर दी।
अच्छा, उसके बाद के जो मराहल हैं वो भी मुख्तलिफ मौक़े पर कभी किसी बात को उन्होंने आनर नहीं किया, किसी वादे को, किसी मुआहदे को। अगर आज उनको इलाज के लिए भेज दिया जाए, अगर हुकूमत नरमी करे, अदालतें नरमी करें, तो इस बात का कौन ज़ामिन होगा जब उन्होंने शाह अब्दुल्ला की ज़मानत को रिजेक्ट कर दिया और वो गलत बयानी के मुर्तकब हुए, तो आज कौन ज़मानत देगा कि पाकिस्तान से बाहर जाकर वो बैठ के सियासत नहीं करेंगे? बीमारी तो उसी दिन ख़त्म हो जाएगी जब वो निकलेंगे कोट लखपत जेल से, लेकिन वहाँ बैठ के जो पाकिस्तान मुखालिफ सियासत करेंगे। आज कल राहुल गांधी ने कल ये कहा है, राहुल गांधी ने कल ये कहा है कि जनाब मोदी के बारे में कि मोदी हिंदुस्तान का नवाज शरीफ है। ये क्यों कहा है उसने? प्रॉब्लम ये बन गया है कि इलाज उनका होना चाहिए। पहली तो बात यह है कि इस पाकिस्तान में वो हुक्मरान रहे, बार बार हुक्मरान रहे, क्या कोई अस्पताल ऐसा नहीं है जहां उनका इलाज हो सके? और वो बैरून मुल्क जाके कौन जमानत देगा कि वहां जाके पाकिस्तान के खिलाफ दुनिया कर रही है? ये सारी दुनिया कर रही है। अहम सवाल है बहुत। डॉक्टर हसन अस्करी साहब, हमजा शहबाज ने आज जामिया नीमा में गुफ्तगू की, हुकूमत को हर एंगल से उन्होंने क्रिटिसाइज किया, लेकिन नवाज शरीफ की तबीयत के बारे में उन्होंने कोई बात नहीं की। सियासत नहीं करना चाहते वो नवाज शरीफ की तबीयत को लेकर, या फिर ऐसे ही भूल गए? नहीं, मेरा ख्याल ये है कि जो हुकूमत पे इस वक्त PMLN का क्रिटिसिज्म है वो इसी बैकड्रॉप में है जो कि नवाज शरीफ साहब का बीमारी वाला किस्सा है, उसी के हवाले से वो हुकूमत को जो है वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, फेडरल हुकूमत को भी, पंजाब हुकूमत को भी। और दूसरा ये है कि जहाँ तक इनके इलाज का ताल्लुक़ है, पाकिस्तान की तो ये एक बदकिस्मती समझिए या ये एक हमारा एक फ़ैशन है कि बड़े लोगों के बच्चे भी बाहर होते हैं, बड़े लोगों के इलाज भी बाहर होते हैं। आम आदमी के लिए यहाँ के जो हॉस्पिटल्स का हाल है, लाहौर जैसे शहर में आप सरकारी अस्पताल में जाइए, या तो पैसा खर्च कीजिए या फिर कोई सिफारिश लाइए, वहाँ आपको बेड सेपरेट नहीं मिल सकता। और ये है कि इनका चूँकि ये मसला नहीं है, हमारे एलीट ने काम ये किया है कि मसाइल को हल करने की बजाय अपने लिए सिस्टम को बाईपास वो कर देते हैं। लिहाजा गरीब आवाम जिस तरह मर्जी जलील होती रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उनके लिए एक नया सिस्टम चल रहा होता है, चाहे वो एजुकेशन सिस्टम है। पैसे वालों के लिए पाकिस्तान में बड़ी अच्छी एजुकेशन मिल सकती है, इलाज भी यहाँ बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन एक आम आदमी है, एक आम कैदी है, उससे क्या सलूक होता है वो कोई कंसर्न नहीं है। जब तक हम ये इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ इंट्रोड्यूस नहीं करते, उस वक्त तक हमारे यहाँ जो है दो पाकिस्तान है, एक उमरा का पाकिस्तान है, एक आम आदमी का पाकिस्तान। ये पहले भी था और अब भी जो ये बात कह रहे हैं कि हमारा इलाज होना चाहिए, दर हकीकत आप लंदन जाने की इजाज़त दे दीजिए, मसले सारे हल हो जाएंगे। जरदारी साहब पे जो प्रेशर है, उस प्रेशर को ख़त्म करके नैब का कारोबार बंद करके नैब से कहिए कि बड़े लोगों को छोड़ दे और वो पकड़ ले, किसी डिप्टी सेक्रेटरी को पकड़ ले, किसी 17-18 ग्रेड के बंदे को पकड़ ले, किसी तहसीलदार की अकाउंटेबिलिटी कर दे। वो अकाउंटेबिलिटी ठीक है, लेकिन बड़े लोगों की, पैसे वाले लोगों की, बिजनेस की, सियासतदानों की अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उससे सियासत खतरे में आ जाती है। जी ठीक है, तारिक पीरज़ादा साहब आप अपना कमेंट दीजिएगा कि अगर लंदन जाने की इजाजत मिल जाती है तो सारे मसाइल हल। एक सेकंड मदिया, इरशाद साहब से मैं, इरशाद आरिफ साहब से मैं सिफारिश करता हूं कि जाने दीजिए लंदन, खुर्शीद शाह साहब जमानत देंगे ना? सही है, सही है। लेकिन जी इलाज तो ये है इस मुल्क में कि तमाम अवामी नुमाइंदों के लिए, सरकारी मुलाजमीन के लिए ये शर्त आयद होनी चाहिए, अगर तौफीक दे अल्लाह ताला, तो इमरान खान को पाबंदी लगाए कि कोई सियासतदान, कोई सरकारी मुलाजिम सरकारी हस्पताल के अलावा इलाज नहीं करा सकता, ना उसका ख़ानदान, और सरकारी स्कूल और कॉलेज यूनिवर्सिटी के अलावा अपने बच्चों को कहीं दाखिल नहीं कर सकता। आज इन हस्पतालों की हालत भी बेहतर हो जाएगी और स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों की हालत भी बेहतर होगी। सिंगापुर में ये कानून मौजूद है, कोई अवामी नुमाइंदा बाहर इलाज नहीं करा सकता। बड़ा मुश्किल सिनेरियो होगा कि अगर ऐसा हो जाए। तारिक पीरज़ादा साहब आपका क्या कमेंट है, अगर इजाजत मिल जाती है लंदन जाने की, सारे मसाइल हल? देखें, पहली तो बात यह है कि लंदन जाने की इजाजत देने के लिए आपको कानून तोड़ने की जरूरत है। बिल्कुल, अभी हम लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक बात करेंगे कि क्या भारतीय इंतखाबात तक पाकिस्तान को मोदी का पागलपन बर्दाश्त करना है, इसी पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।
वेलकम बैक। वजीर खारजा ने वाजे किया है कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म जो मोदी हैं पाकिस्तान को सिफारती सतह पर कमज़ोर करना चाहता है, लेकिन आने वाले दिनों में मज़ीद इम्तिहानात भी पाकिस्तान को फेस करने पड़ सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान पुरएतमाद तरीके से आगे बढ़ता रहेगा। हसन अस्करी साहब, आप फरमाएगा, क्या पाकिस्तान का अभी इम्तिहान ख़त्म नहीं हुआ? क्योंकि भारतीय जो इंतखाबात है वो तो आने वाले हैं 1-2 माह में, तो जब तक उनके इंतखाबात नहीं होंगे पाकिस्तान जहनी तौर पर तैयार रहे कि किसी भी किस्म की और फेक स्ट्राइक हो सकती है। देखिए, भारत के जो इलेक्शन कमीशन है उसने इंतखाबात की डेट्स का आज शाम अनाउंस कर दिया है और अप्रैल और मई में इंतखाबात उनके हो रहे हैं। और जैसे ही ये अनाउंसमेंट आती है जो कि कल सुबह से इफ़ेक्टिव हो जाएगी, तो उसमें प्राइम मिनिस्टर के बहुत से इख्तियारात, पोस्टिंग और ट्रांसफ़र के इख्तियारात, स्टेट के फ़ंड के इस्तेमाल के इख्तियारात और अपने ओहदे की जो सहूलतें हैं उनको इलेक्शन के सिलसिले में ना इस्तेमाल करने की मामलात में कुछ पाबंदियां लगती हैं। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि मोदी साहब और उनके जो करीबी साथी हैं, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक बयानबाजी का सिलसिला है वो इलेक्शन में जारी रखेंगे और इसी बुनियाद पे वो एक अल्ट्रा नेशनलिज्म प्रमोट करके अपनी पार्टी के लिए वोट हासिल करना चाहेंगे, जिसका पाकिस्तान को ख्याल रखना होगा। दूसरा ये है कि अभी तक जो इंडिया की तीनों सर्विसेज हैं वो अभी तक पीस टाइम पोजीशंस पे वापस नहीं गई हैं, वो अब भी अलर्ट में हैं। तो इस सिलसिले में पाकिस्तान को 2 चीज़ें करनी होंगी। पहली तो ये है कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी सिस्टम है उसको इलेक्शन अनाउंस होने के बावजूद हाई अलर्ट पे रहना पड़ेगा, ताकि रिस्पॉन्स टाइम, अगर खुदा न खास्ता कोई सिचुएशन डेवलप होती है तो रिस्पॉन्स टाइम आपके पास कम से कम हो। दूसरा यह है कि जो पाकिस्तान ने डिप्लोमेसी का तरीका इख्तियार किया है, जो हमारे फॉरेन ऑफिस, फॉरेन मिनिस्टर ने जिस तरह मौसर तरीके से डिप्लोमेसी को इंटरनेशनल लेवल पे चलाया है, उसको उसी हिसाब से चलाना चाहिए। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 15 मेंबरान और बाकी जो अहम ममालिक हैं उनसे एक तसलसल से राब्ता रख के जो डे टू डे डेवलपमेंट है उसके बारे में उनके फॉरेन ऑफिस को इन्फॉर्म करना चाहिए, ताकि ये ममालिक अपना रेस्ट्रेनिंग इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके सिचुएशन को कंट्रोल में रखें। आप ये कह सकते हैं कि टेंशन एक पॉइंट पे रुक गई है, एस्केलेशन इस वक्त नहीं हो रही, लेकिन उसका खतरा उन तकारीर में मौजूद होगा जो तकारीर मोदी साहब, राजनाथ और उसके अलावा सुषमा स्वराज टाइप की लीडर करेंगे, क्योंकि इनकी वजह शोहरत जो है वो पाकिस्तान का मुखालफत है। बिल्कुल। तारिक पीरज़ादा साहब, मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए और आम जो लोग हैं उनको समझाने के लिए आप बताइए, जो वज़ीर ख़ारजा ने ये कहा है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान को मज़ीद भी इम्तिहानात फेस करने पड़ सकते हैं, इसको काइंडली प्लीज़ एलेबोरेट कीजिएगा। क्या इम्तिहानात, क्योंकि दुश्मन से तो हमें कोई उम्मीद ना है और ना रखनी है। देखिए, एक वाक़या जो हुआ है, अगरचे मेरे कई एतराज़ात तो हैं, लेकिन जो दूसरे दिन के वाक़यात हैं 27 के, जिसमें ख़ास तौर पर हिंदुस्तान की फ़िज़ाइया को जो नुकसान उठाना पड़ा है, 2 जहाज़ उनके गिराए हैं हमने, तो 71 के बाद से वो जो मुसलसल हिंदुस्तान ये कह रहा था कि ये तो एटमी हथियार हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान हमें ब्लैकमेल करता है, वरना रवायती जंग में हम पाकिस्तान को फना करके रख सकते हैं। और हम उनके इंडियन प्रोग्राम्स में बार बार उनके दानिश्वरों, उनके फ़ौजी नुमाइंदों, हर शख्स से, सफारतकारों से सुनते रहे हैं। चुनांचे वो जो एक अना थी उसको बहुत बुरा ज़ख्म पहुंचा है इस पिछले 2 हफ्ते के वाक़यात में। इस वक्त मोदी एक ज़ख्मी दरिंदे की तरह है। अच्छा, मोदी का मतलब मेरा मोदी सिर्फ नहीं है, मेरी मुराद पूरी हिंदुस्तान की हुकूमत है। और याद रखें कि कश्मीर के मसले पे बहुत से लोग ये कहते हैं कि तो इंतहा पसंद मोदी है, वरना तो हालात बेहतर हो सकते थे। ये बात दुरुस्त नहीं है। वो जो बीजेपी वाला था, जिसे बड़ा अच्छा सब लोग कहते थे, 9 महीने तक उसने पाकिस्तान की सरहदों पर फौजें रखी थी, मोदी को भी ज़्यादा दिन नहीं हुए। तो हिंदुस्तान की पॉलिसी नहीं बदलती, वो लहजे की तलखी बदल सकती है, लफ्ज़ों की शिद्दत बदल सकती है, लेकिन हक़ाइक़ ये है कि पाकिस्तान के साथ तसादुम की नौयत जो है वो बाकी है। चुनांचे मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि इमरान की जो कल की थरपारकर की तकरीर है, आप उसको गौर भी करने की ज़रूरत नहीं। उसमें वाज़े पैगाम है। उसने टीपू सुल्तान वाली दोबारा बात दोहराई है, क्योंकि उनके पास इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स तो आ रही है ना
कि हिंदुस्तान की तरफ से दोबारा कोई ना कोई हरकत, फौजी अस्करी कार्रवाई करने की तैयारी मौजूद है और इरादा भी मौजूद है। ये तो आपकी तैयारी की इस वक्त एक सतह है जिसकी वजह से वो रुके हुए हैं और कुछ खला और वक्त भी चाहिए होता है दूसरी कार्रवाई के लिए। लेकिन इजहार साहब, हमारी तैयारी की वजह से वो रुके हुए हैं, लेकिन मोदी सरकार के पास तो वक्त बड़ा कम है, अब तो 2 महीने हैं और जैसा कि फरमा रहे हैं तारिक मीर्ज़ादा साहब के पॉलिसी वक्त है नहीं। एक मिनट मदिया, मैं आपसे अर्ज कर दूं चलते चलते, जी जी, मोदी के पास जो वक्त मौजूद है वो बिल्कुल ऐन उसी काम के लिए है कि इस वक्त अगर फर्ज करें वो किसी कश्मकश में पाकिस्तान के एक दो जहाज गिरा देते हैं, कहीं मिसाइल अटैक कर देते हैं या कोई और कार्रवाई करते हैं महदूद सी, तो वो इलेक्शन में बेचने के लिए बहुत काफी होगी। ये बात मैं इस तरफ आ रहा हूं। इजहार साहब, आप सुन पा रहे हैं? मैं गालिबन वो सुन नहीं पा रहे। जी, अब मैंने सुना है कुछ। जी जी जी, को लाइन में जी इजहार साहब बात कीजिए। इजहार साहब को आएगा आवाज आ नहीं जी। देखिए मदीहा, गालिबन 11 अप्रैल से इलेक्शन शुरू हो रहे हैं भारत में, जो मई तक जाएंगे। तो ये 1 महीने का पीरियड जो है वो बहुत ज़्यादा है, इसमें मोदी कुछ भी कर सकता है। और आप ये न भूलिए कि मोदी जो है वो अपना इक़्तिदार में आने के लिए अपने मुल्क को भी दांव पर लगा सकता है। अभी कल की बात है कि जो साबिक नेवल चीफ हैं इंडिया का, एक रिटायर्ड एडमिरल, उसने ख़त लिखा है इलेक्शन कमीशन को कि मोदी भारत की मुसल्लह अफवाज में एक्सट्रीमिज्म फैला रहा है, मजहबी मुनाफरत जो है ये पार्टी फैला रही है। तो हमें उनसे किसी अच्छाई की उम्मीद तो खैर क्या रखनी है, हर बुराई की हमें उनसे खदशा रखना चाहिए और अपने आप को हर वक्त तैयार रखना चाहिए। मेरा ख्याल है वज़ीर ख़ारजा का जो आपने कोट किया है, तो वज़ीर ख़ारजा ने बिल्कुल सही कहा है और हमें उम्मीद है कि हमारे जो असाकिर हैं, हमारी मुसल्लह अफवाज जो हैं, वो चौकस हैं। अगरचे उनको ज़रूरत नहीं है कि वो हर रोज़ बयानबाजी करें, लेकिन जो मोदी का माइंडसेट है, जो बीजेपी का और आरएसएस का माइंडसेट है, उसके पेश नज़र कुछ भी हो सकता है। देखिए, इसमें एक जो पहलू है वो हम नज़रअंदाज कर रहे हैं, वो ये है कि मोदी अकेला नहीं है, उसको अफ़गानिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है उसकी भी पुष्टपनाही हासिल है और किसी न किसी सतह पे अमेरिका की भी। यानी ज़रूरी नहीं है कि हम पर किसी किस्म का हमला जो है वो मगरिब से हो, मशरिक़ से हो, वो मगरिब से भी हमें होशियार रहना होगा। एक बात, आज कश्मीर, मकबूजा जम्मू कश्मीर में तमाम अखबारात ने पहला सफ़ा जो है वो खाली छोड़ा है, ब्लैंक छापा है। वो एहतजाज कर रहे हैं हुकूमत के ख़िलाफ़ कि हुकूमत ने उनको पाबंद किया कि जो भारतीय तशद्दुद है, भारतीय जुल्म सितम है, ख़वातीन के साथ ज़्यादतियाँ हैं फ़ौज की, उनको ना छापा जाए। जब उन्होंने खिलाफ वर्जी की तो तमाम अखबारात के इश्तिहारात बंद कर दिए गए। पाकिस्तान में बाज़ लोग जो है ना पाबंदियों की बात करते हैं मीडिया पर, उनको देखना चाहिए कि क्या हो रहा है वहाँ। अरनाब गोस्वामी और बरखा दत्त और सईद नकवी जैसे लोगों को भी घर बिठा दिया कुछ अर्सा पहले मोदी साहब ने। तो ये एक पागलपन का, जुनून का इजहार है कि वो इस हद तक अब चले गए हैं कि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। तो इसलिए हमें ज़्यादा मोहताज़, ज़्यादा होशियार रहना होगा, दिफाई सतह पर, अस्करी सतह पर भी और सफारती सतह पर भी। और हमें सफारतकारी पर ज़्यादा तवज्जो देनी होगी, अपनी फ़ौजों को अलर्ट रखते हुए, ISI और MI और दूसरे इदारों को अलर्ट रखते हुए, ताकि कोई अगर कहीं इरादा मौजूद है उनको ये बावर कराना ही काफ़ी होगा कि जनाब वाला जो जवाब होगा हमारा वो 3 गुना 4 गुना ज़्यादा होगा। और एक जवाब तो आपने देख लिया, इससे अगला जवाब शायद आपके वहम गुमान भी ना हो। तो सिर्फ़ हम ताकत के इजहार के ज़रिए ही इस हमले को या इस पागलपन को या इस जुनून को रोक सकते हैं, क्योंकि कमज़ोरी हमेशा दावत देती है जंग को, कमज़ोरी हमेशा हमले को, जारहियत को दावत देती है, और ताकत जो है वो जंग को रोकती है, अमन के इम्कानात बढ़ाती है। अच्छा साहब, एक्चुअली क्योंकि वक्त कम है, एक खबर मेरी नज़र से गुजरी है ट्विटर पर कि इंतखाबात क्योंकि भारत में आने वाले हैं, इसलिए मुसलमानों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस किया जा रहा है, बहुत टॉर्चर किया जा रहा है, और लगभग कोई 200-250 घर जो मुसलमानों की जो गरीब लोग हैं उनकी बस्तियाँ और घर जलाए भी गए हैं। इज़ इट ट्रू और ऐसा हो रहा है क्या? बिल्कुल, ये तो सारी देखें ना, वो तो तस्वीरें भी आ चुकी हैं, खुद इंडियन मीडिया रिपोर्ट नहीं कर रहा है। नहीं, इंडियन, देखिए इंडियन जो अखबारात हैं उसमें तो वो खबरें आई हैं, लेकिन जो
इंडिया का, हमारे यहाँ तो बातें होती हैं ना, वहाँ तो अमलन इस वक्त कर्फ्यू नाफिज है, उस वक्त सेंसरशिप नाफिज है कि कोई इंडियन चैनल जुरत नहीं कर सकता। मैं आपको मकबूजा कश्मीर की बात कर रहा हूँ कि 40 अखबारात के इश्तिहारात टोटल बंद कर दिए गए और आज उन्होंने एहतजाजन ब्लैंक सफ़ा छापा है। तो ये पाकिस्तान में सिर्फ मार्शल लॉ अदवार में होता था, वो भी इस सतह पे कभी नहीं हुआ जिस सतह पे अब किया जा रहा है। तो इससे हमें समझना चाहिए कि वहाँ का ट्रेंड क्या है, माइंड सेट क्या है और किस पागलपन का शिकार है मोदी हुकूमत। ठीक है, थैंक यू सो मच तमाम मेहमानों का। आज का प्रोग्राम का वक्त हुआ ख़त्म, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।